हेलो मेरे प्यारे भविष्य के शिक्षक, आप सभी के लगातार डिमांड पे कि सर जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे मैथ और रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन का, उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आप सभी के डिमांड पे प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ गया हूं। अब कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक, जब तक ये खत्म नहीं होता है मैथ रीजनिंग तब तक रुकेंगे नहीं। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट पे कोई पब्लिकेशन का होगा तो उसका भी हम चलाएंगे। तत्काल आप इतना अगर कर लेते हैं ना तो 100% गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन अगर और मेहनत करना चाहते हैं तो और भी मेहनत आपके साथ हम करेंगे, घबराइए नहीं। तो ज्यादा नहीं, इस प्रैक्टिस सेट 3 को आप लोग देखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और छूटना नहीं चाहिए एक भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। आया हुआ प्रश्न को भी बनाएंगे और जो दिक्कत होगा टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक सुविधाएं भेजने का आप भेज सकते हैं डाउट। तो ज्यादा बात नहीं बनाते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। लगातार आप देखते रहिए, आगे दोस्तों में शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए वीडियो को। और अगर आप नए हैं चैनल पे परिवार में तो सब्सक्राइब करके हिस्सा बनते रहिए परिवार को, ताकि परिवार भी आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है। और मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या यह प्रश्न आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सॉरी, ये टाइम एंड वर्क नहीं बल्कि टाइम एंड डिस्टेंस है। सो इजी प्रश्न बन जाना चाहिए। लिखा गया कि 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनके चालों का अनुपात 4:3:5 है। स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। सो इजी प्रश्न कैसे बनाएंगे? आप सभी को पता है कि यहाँ पे समय बताना है और समय का जो फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए कि जो समय का फॉर्मूला होता है वह समय बराबर डिस्टेंस बटा में चाल होता है। और यह तीनों व्यक्ति एक ही स्थान से जाता है और एक ही स्थान पे आता है। इसका मतलब वो डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस को हम कुछ ही मान सकते हैं अपना मर्जी से, जो मर्जी वो मान लीजिए। अगर आप चाहे तो ये जो चाल है, क्योंकि हम 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर डिवाइड हम पूरा देना चाहते हैं, पूरा लग जाए, तो हम 4 का एलसीएम इसका डिस्टेंस मान सकते हैं। तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू 4 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 का 12, 12 5 का 60, यानी कि एलसीएम 60 हम मान लेते हैं। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब आप सभी को पता है कि 3 व्यक्ति है स्थान ए से स्थान बी तक। ये पहला व्यक्ति होगा, ये दूसरा व्यक्ति होगा और ये तीसरा व्यक्ति होगा। ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब पहला व्यक्ति जो है वह स्थान ए से बी तक, उनके चालों का अनुपात 4 है। तो चालों का अनुपात 4 है कि हम तो चाहिए समय के लिए हमको डिस्टेंस ऊपर रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सभी के लिए तो समान रहेगा ना, सभी के लिए डिस्टेंस समान है। और हमें डिवाइड कर देना है सबके अलग अलग चाल के अनुपात से, यानी कि 4 3 5 ये समय का रेशियो आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे ये 15 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। आपको ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बोलेगा बिल्कुल सर दिख तो रहा है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अभी कटेगा ही नहीं कटेगा तो छोड़ देना, इतना ही पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत ना होगा। इससे भी आसान मेथड है, इससे भी भारी मेथड है। इतना में आपको समझ आ गया ना, बेस्ट मेथड है। कोई दिक्कत हो तो बताते चलिए, ठीक है, बताने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? तो डियर प्रश्न में लिखा गया है एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बार लगाना है। बार का मतलब गलत ना समझे, बार का मतलब हुआ यहाँ पे बाउंड्री लगाना। जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी? मतलब एक आयताकार क्या है आपके पास मैदान है, और इस मैदान में बोला गया है जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बार रहित है। ये लंबी भुजा है और इसमें बार नहीं लगाना। यह कितना है? 20 फीट का है, ठीक है, इसमें बार नहीं लगाना है। अब यह आयताकार है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये 20 है तो यह भी 20 होना ही चाहिए। और यह भी दिया गया है कि साथ में इसका क्षेत्रफल 680 है। तो सबको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला L गुणे B होता है और ये 680 दिया गया है। जहाँ पे L का मान तो 20 दिया गया है ना, तो L का मान यदि हम 20 रख लेते हैं गुणे B करेंगे बराबर 680। ये कैंसिल करने के बाद आपको लग नहीं रहा है कि B का मान 34 आ जाएगा? तभी तो क्षेत्रफल निकल पाएगा 680, यानी B का मान 34 फीट आ गया। तो ये भी 34 फीट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज पर ध्यान देंगे, एक जो भुजा है उससे बार नहीं लगाना, उस पर बाउंड्री करना ही नहीं है। मान लेते कि इस पर बाउंड्री नहीं करना है, सपोज दैट इस पे बाउंड्री नहीं करना है, बाकी सब पे बाउंड्री आपको कर देना है, तार लगा देना है। अब सब पे तार लगा देंगे तो पूछा ये है कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी? तो तार तो सिर्फ इतना ही लगेगा ना। तो 34 और 34 68 68 20 88, यानी कि तार की जो आवश्यकता होगी मात्र 88 फीट की होगी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हो। ये इसका परिमाप निकल गया। परिमाप फुल नहीं निकला, एक बगल से छोड़ ही दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न में लिखा गया है कि एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है,
वे 5 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो किए गए काम का भाग बताने कितना हिस्सा काम कर दिया। तो इजी प्रश्न है। ए जो करता है 10 दिन में करता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ए अगर 10 दिन में करता है तो ये 10 दिन हो गया। बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो 15 दिन। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको काम ही पता नहीं है, तो काम निकालने के लिए करते क्या है कि 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, और 10-15 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये 60 काम हो गया। अब होता क्या है कि 60 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। ये जो 6 आया कार्य क्षमता आता है, क्या आता है? ये कार्य क्षमता आता है। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे 4, ये कार्य क्षमता आया। बोला है कि 5 दिन में एक साथ ही मिलकर काम करता है। अगर यह दोनों एक साथ ही मिल गया, ए प्लस बी, और काम करना स्टार्ट कर दिया और 5 दिन तक काम किया तो ये कितना काम को निपटा देगा? तो ए प्लस बी मिलेगा तो 6 4 10 के हिसाब से काम करेगा प्रतिदिन, 5 दिन तक करेगा, 50 काम यह खत्म कर देगा। और यह 50 काम खत्म कर देगा। तो पूछा है किए गए काम का भाग है, तो काम हुआ कितना है? तो काम हुआ है 50, और कितना में से 50 काम हो गया? 60 में से। ये ऐसे कट जाएगा, यानी कि 5/6 काम कंप्लीट कर दिया। ऑप्शन 4। कोई दिक्कत है? सो इजी प्रश्न बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे, आपका भाई खड़ा है आपको बताने के लिए, टेंशन क्या लेते हैं। मैथ रीजनिंग में आपका इतना भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे हम, सबका सब आपसे बनेगा, और मेरिट आपका इससे भी बन सकता है। अगर ये आपका बहुत बढ़िया है तो अधिक से अधिक अंक आप ला पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है? सिंपल सा कहना है कि एक झंडा है, झंडा का दंड मतलब समझ जाइए, ये जो झंडा है ना इसका ये बांस है, और ये जो छाया बनाएगा ना, ये छाया बनाएगा कितना का? 17.5 मीटर ऊंचा झंडा है, और ये छाया बनाता है 35 मीटर का। तो आपको यह बताना है कि उस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 36 मीटर है, और ये आपको बताना है, ये हाइट बताना है आपको। सो इजी बात है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, असीम स्थिति में तो ये 17.5 मीटर ऊंचा है, इकर छाया इसे जस्ट दुगना बनाए कि नहीं बनाए? वही बात यहाँ पे करेंगे, हम इसका मान कितना रखेंगे ताकि हम दुगना करेंगे तो ये 36 मीटर का साया बन जाएगा, साया नहीं सॉरी छाया। तो छाया बन जाएगा कितना का? जब 18 मीटर रखेंगे तभी तो 36 मीटर बन पाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया बी। यहाँ पे 18 मीटर ये भवन की ऊंचाई हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न डियर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है? तो अगला प्रश्न में डियर लिखा गया है एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि को ए एवं बी के बीच 4:3 में बांटा गया। यदि ए का हिस्सा 24 रुपया है तो कुल धनराशि आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए रेशियो में कि रेशियो का तुलना रियल से, सॉरी आपको पता होना चाहिए रेशियो में क्या होता है कि रियल का तुलना रेशियो से किया जाता है, और जो निकालना हो तो उस रेशियो से गुना करना हो। तो कहने का मेरा मतलब है ये 2400 किसका हिस्सा है? बोले क्या सर ये तो 2400 ए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये ए का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा रुपया 2400 है, ये रियल में है। रियल का तुलना रेशियो पे, रेशियो में ए का हिस्सा कितना है? 4। ए भी लिखा है तो 4 हो जाएगा ए का मान, और हमें चाहिए टोटल धनराशि। टोटल के बारे में बात करें तो ये पूरा लेकर बात करेंगे, 4 और 3 7, तो मल्टीप्लाई 7 से, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। 4 के पहाड़ा में 600 बार में कर जाएगा, 600 गुने 7 कितना हो जाएगा? 4200। करेक्ट आंसर इस 4। क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा क्या? बन जाना चाहिए, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न में लिखा गया है एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपया है। दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। दोनों का सिर्फ और सिर्फ विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम रहेगा ना, सॉरी एक ही वस्तु को 4% या 6% पर बेचा जाता है तो सीपी तो समान रहेगा। तो हम यह मान के चलते हैं कि सीपी दोनों का 100 रुपया का है। अब SP1 और SP2 निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, इसी के बीच का रेशियो चाहिए। अब 4% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 रुपया में खरीदे हैं, 4% लाभ लेंगे यानी 4 लाभ लेंगे, 4 लाभ लेंगे यानी कि 104 पे बेचेंगे। 6% का लाभ लेंगे माने 100 पे 6 रुपया का लाभ लेंगे, यानी 106 में बेचेंगे। अब बोला है कि इसके विक्रय मूल्य का अंतर 5 है। ये विक्रय मूल्य का अंतर से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमको तो विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है ना, तो ये फालतू का फंसाने के लिए दिया गया है। काट देंगे ये 52 मरतबे और काट देंगे ये 53 मरतबे, यानी कि आंसर जो होगा वह कितना आ जाएगा? 52:53। लेकिन आप बोलेगा इसमें तो आंसर दिया गया नहीं, आप कैसे बोल दिए सही है? इसका आंसर अगला पेज में, घबराते कहाँ हैं? इसका आंसर अगला पेज में दिया गया।
कहीं पे आपको लौक रहा है 52-53, बोलेगा कि हाँ लौक रहा है। करेक्ट आंसर इज 1। अब देखिए अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न मल्टीप्लाई वाला है। अगर आप मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे तो थक जाएंगे और फिर भी आंसर सही होने की संभावना कम रहेगा। जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान दीजिए, और बीच में प्लस और जोड़ने का चिन्ह दिया गया हो, ध्यान दीजिए कि कौन ऐसा है जो प्लस किस पार भी है उस पार भी है, कौन ऐसा संख्या है। देखिएगा ध्यान से, तो 960, 987, 987, फिर 987, यह दोनों तरफ दिया गया है। तो 987 को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट दीजिए। इधर कितना बच गया 273, और इधर कितना बच गया 727। अब देखिए 987 मल्टीप्लाई, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 987 पर 000 होना चाहिए, कहाँ पे है, ऑप्शन 4 में। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया। अगला प्रश्न में लिखा गया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लॉस बताना है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का इंग्लिश होता है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए। कुछ भी आप दुनिया का ले सकते हो, आप 5 या 4 भी ले सकते हैं, इसका HCF कितना है 1 है। तो दो सहअभाज्य संख्या है, उसका गुणनफल 117 है। अगर हम इसका गुणनफल के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 20। अगर हम बोले कि 5 या 4 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, बोलेगा सर 20। तो बस वही बात, अगर गुणनफल 20 है तो उसका एलसीएम भी 20 होगा। यानी कि यहाँ पे गुणनफल 117 दिया है तो उसका एलसीएम भी 117 आएगा। इसीलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन से। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। दो तरीका से बना सकते हैं, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो ये सभी से बारी बारी से डिवाइड करके देखिए, जिसमें शेषफल 3 बचेगा, तीनों से सही हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि सब में से आप ऑप्शन सब में से 3 घटा लीजिए। अगर 3 शेषफल बचता है और सब में से अगर हम 3 निकाल देंगे तो पूरा भाग लगना चाहिए ना, पूरा भाग। अगर आप घटाते हैं तो ये 99 59 है, तो ये 99 कितना हो जाएगा, देखिए अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो ये 99 59 है। 3 शेषफल प्राप्त होता है तो 3 घटा देंगे, जब 3 घटा देंगे तीसरों से भाग लग जाना चाहिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 99 56 हो जाएगा। ये 99 कितना हो जाएगा 38 है तो 99 35 हो जाएगा। ये 99 कितना हो जाएगा 31, और ये कितना हो जाएगा 99 40। अब ये 2 से भी लगना चाहिए, 5 से भी, 7 से भी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 5 से डिवाइड लगेगा तभी, जब अंतिम में 5 या 0 रहेगा तो 5 या 0 तो इसमें हईते नहीं है तो गलत हो गया। लास्ट में इसमें भी 5 या 0 नहीं तो ये भी गलत हो गया। इसमें 5 है और इसमें 0, ये दोनों होने की संभावना है, लेकिन साथ में 2 से भी तो लगना चाहिए। और 2 से लगने के लिए अंतिम का अंक विषम अंक होना चाहिए। सम, विषम नहीं सम। सम मतलब 5 तो होगा ही नहीं, कैसे होगा 5 नहीं होगा। सम में 0 भी आ जाता है, 0 भी रहेगा तो 2 से लग जाता है अंतिम में। तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन बचता है। तो करेक्ट आंसर इज 4, ये रहा बाई ऑप्शन। अगर बोलिए कि सर मेथड से बताइए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कीजिए कि 2, 5, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 2, 5, 7 का एलसीएम निकालने के लिए 2, 5 का एलसीएम 10 और 10 और 7 का एलसीएम 70। यानी कि एलसीएम के बारे में बात किया जाए तो एलसीएम हो गया 70। लेकिन 70 से काम नहीं चलेगा, हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 गुण 9, और इस 4 गुण 9 में आप 70 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें आप 70 से डिवाइड करेंगे तो 70 कम 70 लग जाएगा, यानी कि घट के कितना आ जाएगा 29, और इस पर से फिर एक 9 उतर जाएगा। 70 चौका 280, तो 4 मतलब लगा देंगे 280, घटे कितना आ जाएगा 9, ये 19, फिर 9 उतारिएगा। 17 तिहाई 210 ज्यादा हो जाएगा, 70 दूना 140, और जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 59। मतलब इस संख्या में से 59 घटा लीजिएगा। तो 99 में से आप यदि 59 सिर्फ घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ये 4, ये 9 और ये 9, 99 40। लेकिन ये तो 99 40 से कैसा संख्या होगा जो 2, 5, 7 से कट जाएगा। हमें तो चाहिए शेषफल 3 बचने वाला है, तो जितना शेषफल बचेगा उतना जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे कि 99 43 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे करके भी आंसर 4 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा तरीका है बनाने का। उम्मीद है कि ये तरीका आपको दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं आपको इस प्रकार से सभी सेट करा दूंगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट में कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अगर विशेष दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा ना, आपका भाई है, मैथ रीजनिंग के लिए टेंशन का लेते हैं। लिखा गया है कि 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10। जब ऐसा सीरीज दिया गया हो तो इसका आंसर आप चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये सीरीज कंटिन्यू दिया हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ है 1/5 × 6। ये गुना की जगह पे कभी कभी दशमलव भी रहेगा, और दशमलव का मतलब भी कभी कभी मल्टीप्लाई होता है मैथ में, ठीक ना, इनटू प्लस 1/8
6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 10। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने हो 1 के बटा 9, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान देना है किसमें कितना का अंतर, 1 का अंतर। 1 का अंतर है तो कोई लेना देना नहीं है। अगर 1 का अंतर है 1 लिखना है, 2 का अंतर है तो 2 लिखते, ब्रेक कर दीजिए। करना क्या है कि ये फर्स्ट वाला को लिखिए, माइनस कीजिए, और सबसे अंतिम वाला बस घटा देना है। अब 5 10 का एलसीएम किसको पता नहीं, 10 होगा। 5 दूना 10, 10 से कम 10, 2 में से गया 1/10। अब डिवाइड करेंगे तो सबको पता है कितना आएगा, इतना आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऐसे ही करना है जब ये लगातार ऐसे सीरीज चलता रहे तब। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। मतलब अगर आप ऊपर से गिराइएगा कोई गेंद को, तो फिर जब वो धरती से टकरा के उछलेगी तो क्या छत से गिराए तो फिर छत में जाके तो सटेगी नहीं, कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई कम जाएगी। तो ऊपर से जो गिरती है उसका 3/4 ही ऊपर उठ पाती है। और यह प्रक्रिया 2 बार होता है और 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो आपको यह बताना है कि अंतिम उछाल में गेंद की अंतिम ऊंचाई क्या रहेगा। तो अगर हम 32 मीटर से गेंद को गिराएंगे, तो 32 मीटर से गिराएं तो पहला उछाल में यह धरती से फिर कितना उठेगा, 3/4। तो यह पहला उछाल में उठेगा 3/4, यानी कि 24 मीटर ऊंचा जाएगा। फिर इस 24 मीटर को हम क्या करेंगे, तो आपको करना नहीं है, फिर 24 मीटर रहेगा, फिर नीचे आएगा, तो फिर नीचे आएगा तो फिर 3/4 ही ऊपर उठेगा। 3/4 उठेगा यानी कि 4 छक 24, यानी कि अब 18 मीटर ही ऊपर जाएगा वो। यानी करेक्ट आंसर दूसरी उछाल में वो मात्र 18 मीटर ऊपर जा पाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 12। सो इजी प्रश्न है, आपसे बन जाना चाहिए, कोई भारी बात नहीं है। निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे x का मान आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल पाएंगे, अरे सो इजी बात है। आपको पता है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर का कोण 180 डिग्री होता है। ये 45 है, ये 60 है, जोड़िएगा तो 105 आएगा। 105 अगर ये दोनों मिलाकर हुआ है तो जाहिर सी बात है ये 75 डिग्री होगा, तभी तो कुल मिला के 180 होगा। अगर ये 75 है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 180 होता है टोटल, यानी कि 105 डिग्री। बिल्कुल। अब x का मान आ गया 105 डिग्री। जब x का मान 105 डिग्री आ गया तो क्या करना है, 2x + 15 का मान निकालना है। 2x + 15 यानी कि 2 × 105, ये किसका मान है, x का मान है। अब प्लस में कितना हो गया 15, 2 × 105 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब ये 210 में यदि आप 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है 225। क्या इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है, तो अगला प्रश्न में लिखा गया है कि एक परिवार में दादी दादी, बोलेगा सर दादी दादी कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है, ये दादा दादी होना चाहिए था। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी, अब आगे लिखा ना दादा दादी, दादा दादी की, आगे लिखा गया है दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष है एवं बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है। परिवार की औसत उम्र आपको बताना है। सो इजी प्रश्न है, कैसे बनाएंगे देखिए। करना क्या है कि परिवार की औसत उम्र निकालना है, तो परिवार के टोटल जनसंख्या प्लस में टोटल एज का योगफल निकाल करके डिवाइड कर देंगे। तो करना क्या है, आप सभी को पता है कि दादा अब प्लस दादी, ये दोनों का यदि हम उम्र निकाले योगफल, इनका जो एवरेज दिया गया है 65 वर्ष और 2 आदमी का एवरेज 65 वर्ष है, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 साल दोनों आदमी का योगफल आ गया। तो ये आ गया 130 वर्ष। माता पिता का औसत उम्र 35 वर्ष है, यानी कि माता प्लस अगर पिता मन ही मन सोचिएगा तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70। और 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का औसत उम्र 8 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बच्चे लिखते हैं तो 3 बच्चा है ना, तो 8 त्रिक 24 वर्ष हो जाएगा। जब इस सबको आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 और 2 4 और यहाँ पे 3 बच्चा 7 पर्सन हो गया। और ये 7 पर्सन का एवरेज एज निकालने के लिए सबको योगफल निकालेंगे। पहले एज का योगफल सबको जोड़िएगा तो 130 और 70 200 और 200 में 24 224। अब यहाँ से एवरेज निकालने के लिए पूरे परिवार का एवरेज निकालिए। 224 में डिवाइड कीजिए किससे 7 से, जैसे ही काटेंगे 7 या 21, 1 और 4 7 दूना 14, कितना गया 32। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना, बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये जो प्रश्न है फ्रैक्शन का प्रश्न है। सो इजी प्रश्न है, देखने में भयंकर लगता होगा लेकिन इजी प्रश्न है, चुटकी में आप बना पाएंगे। लिखा गया है यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 80% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न अगर आपको नहीं पता है तो यह मान के चलिए कि मूल भिन्न जो है x/y है। अब मूल भिन्न यदि x/y है तो बोला है कि अंश को 15% बढ़ाते हैं, तो अंश जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। आप 15% बढ़ाएंगे तो 115% हो जाएगा, यानी कि अंश हो जाएगा आपका 115%। उसी प्रकार से हर को 8% कम किया जाता है तो 100 में से 8% कम कर लेंगे 92%। और ऐसा करने से जो भिन्न बदल जाएगा वो बदल के हो जाता है 45/48। ये हो गया। अब यहां से ध्यान देने योग्य यह बात है, परसेंट से परसेंट गैप होगा। 23 के पहाड़ा में काटने आता है, 23 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में 23 बार काटिए, 12 बार काटिए। और 23 के पहाड़ा में 5 बार कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 9 बार कट जाएगा। अब यहां से देखिएगा तो इधर सिर्फ x/y बचा है, इधर आपका 9/12। 9/12 तो कहीं आंसर में नहीं है, इसको और काटना पड़ेगा आपको। 3 के पहाड़ा में 3 3 और 3 चौक 12, कितना आया 3/4, यानी कि मूल भिन्न जो है 3/4। क्या नहीं बनेगा? कितना आसान सा प्रश्न है। आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी दिक्कत है, डाउट है, व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम तक पूछिए, 100% डाउट क्लियर करेंगे हम आपको। तब जाके आप देखिए कि मैथ रीजनिंग में आपसे एक भी प्रश्न छूट गया तो कहिएगा। आगे 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 अगला प्रश्न ये रहा। सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। नए हैं तो परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न लिखा गया डियर, यदि संख्या 34*24 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक है। तारांकित का मतलब हुआ ये स्टार के जगह पे क्या होगा। सो इजी बात है, किसको ये बात पता नहीं है, ये स्टार दिया गया है और ये 2 4 दिया गया है। अगर ये 9 से डिवाइड लगेगा तो सबको पता है कि इसके अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 4 7 2 9 4 13, कुल मिलाकर 13 हो गया। अब 13 में कितना जोड़िएगा मिनिमम ऑप्शन में, तो देखिए ना, तो 9 से डिवाइड लग जाएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, कभी भी 9 से नहीं लगेगा। 13 में 3 जोड़ेगा 16, कभी भी 9 से नहीं लगेगा। 13 में 5 जोड़ेगा तो 18, 18 में तो 9 से लग जाता है, यानी कि ये 5 होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 3। 9 जोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 16 कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। जब भी जिंदगी में अधिक और कम की बात करें तो अंतर की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास हमसे 10 रुपया ज्यादा है तो मेरे पास 20 है तो आपके पास 30 होगा, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब दोनों आदमी के बीच का अंतर 10 रुपया का है। अधिक बोले या कम बोले अंतर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं का योग और बड़ी संख्या छोटी संख्या का बात किया है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये संख्या x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, x बड़ा y छोटा हो गया। ये बड़का को और छोटका को जब हम जोड़ेंगे तो 2 8 5 7 8 6 आएगा। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अधिक बोला है तो अंतर निकाल देंगे। अंतर दिया गया है, बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 1 8 5 9 6 6। अब जब क्या करेंगे, 10th क्लास में तो आपने सीखा ही होगा, ये इक्वेशन है और ये प्लस माइनस वाई, तो इसको काट सकते हैं एडिशन करने पर, और ये हो जाएगा आपको एडिशन करने पर 2x, और इसको एडिशन कीजिएगा तो 6 6 12, 8 6 14, 15 के 5 हासिल 1, 7 9 16 17 के 7 हासिल 1, 5 5 10 के 11 के हासिल 1, 8 8 16 17 के 7 हासिल 1, 2 1 3 1 4, इतना आ गया। अब यहाँ से आपको बताना है कि बड़ी संख्या बताइए। तो क्या बड़ी संख्या नहीं निकलेगा आपको? ये 2 से इसको काट दीजिएगा, क्या बारे में कटेगा ये? 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 2 6 12, इतना बारे में कट गया। 23 58 76 कहीं ना कहीं आंसर में होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या दिक्कत है, नहीं बनेगा क्या? सो इजी बात तो है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है और 1 बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है। तो आपको बताना है कि 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा। कितना आसान सा सवाल है, दिया तो गया है और आपको निकालना क्या है। 4 पेंसिल हो, 4 पेंसिल प्लस 2 बॉल पेन, बी से बॉल पी से पेन लिख दी, इसका दाम बताना है। तो ऊपर के इन्फॉर्मेशन को पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपया, यानी कि 1 पेंसिल का दाम 1 रुपया। तो यहाँ पे 4 पेंसिल का बात किया तो 4 रुपया होना चाहिए। 4 रुपया प्लस 2 बॉल पेन, 1 बॉल पेन का दाम देखिएगा तो 1 बॉल पेन का दाम 2 रुपया है।
2 बॉल पेन ले रहे हैं तो 4 रुपया यहाँ भी लगेगा। कुल मिलाकर की बात करें तो 8 रुपया है। कहाँ लिखा गया ऑप्शन 2 में? होगा या नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा? इसी प्रकार के 1 to 5 तक में क्वेश्चन रहेगा मैथ का। अब आइए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। किसको पता नहीं है कि औसत चाल बराबर जो होता है टोटल डिस्टेंस अब बटा में टोटल टाइम। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो 50, टाइम के बारे में 5, काटेंगे तो 10 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत है ये बताना है। और इसका जो आंसर है वो अगला पेज में दिया गया, घबराएंगे नहीं। तो पहले इसको हल करते फिर आंसर देखेंगे। तो एक विद्यालय में अगर टोटल विद्यार्थी की बात करें तो 600 है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 600। इस 600 में से बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होगा। यहाँ पे दिया गया कि बालिकाएं मतलब गर्ल्स 240 है, तो आप यही ना करेंगे कि 600 में से 240 घटा लीजिएगा। 600 में से 200 घटाइएगा तो 400, 400 में से भी 40 घटाइएगा तो 360, यानी कि बॉयज 360 है। जैसे आपको घटाना घटा लीजिए। आपको बताना है बालिकाओं का प्रतिशत। बालिकाओं का मतलब क्या? बालक का नहीं, लड़की का परसेंटेज। तो लड़की कितना है? 240, और 240 लड़के कितना में से? पूरे 600 में से, और गुणे कर देंगे 100। डबल जीरो से इसको काटेंगे 6 चौक 24, यानी कि 40% बालिका है इस विद्यालय में। हो गया। जब आगे ऑप्शन चेक करेंगे तो 40% कहीं नजर आ रहा है। बोले कि हाँ सर ये आ रहा है ऑप्शन 3 में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न लिखा गया है, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई बताना है। क्या नहीं बनेगा? अब तो रीजनिंग आने वाला है। 5 प्रश्न और पढ़िए। सोच रहे होंगे ना कि सर रीजनिंग कब आएगा, तो 5 प्रश्न और पढ़िए। 25 मैथ है, 15 रीजनिंग है। अब देखिए ये आयत है, अगर प्रैक्टिकली देखिएगा मन ही मन भी कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए, लीजिए ना सही से बनाते हैं। क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो 30 मीटर स्क्वायर है, लंबाई 6 है, इसका मतलब चौड़ाई 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 6 5 30 होगा। करेक्ट आंसर ही जो है वो जवानी कर सकते हैं ये सब। तो नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 21 में क्या लिखा गया है कि 2a - 3 - b3 उसके पावर क्यू भी बोल सकते हैं, 2a³ - b³ एवं a³ + b² - 2b³ इसका मान आपको बताना है योगफल करके, यानी कि जोड़ के। जब जोड़ना हो किसी को तो चुपचाप सेम टू सेम लिख दीजिए। अब बीच में प्लस का चिन्ह चिपका दीजिएगा। जब बीच में प्लस का चिन्ह आप चिपकाइएगा तो क्या होगा? यही होगा ना कि जब भी जोड़ते या घटाते हैं तो ध्यान देंगे जोड़ने और घटाने में a³ वाला को a³ वाला के साथ ही जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पे 2a³ है और यहाँ पे प्लस a³ है, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये 3a³ देगा। फिर यह -b³ है और यहाँ पे -2b³ है। माइनस और माइनस होगा प्लस, जुटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो साइन हो जाएगा 2b³। सॉरी ये 2 और ये भी 3b³ और इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं मिल रहा है, ये सिंगल रह जाएगा बेचारा। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? a³ अंतिम में होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a³ नहीं बल्कि इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, b² का कहीं जोड़ा नहीं लग रहा है, तो अंतिम में b² होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन शर्त 3a³ - 3b³ होना चाहिए। 3a³ - 3b³ यहाँ पे है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 22। क्या लिखा गया? यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 तथा 10 मीटर है, इसकी परिमिति बताना है। परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल। यह आयताकार है, 20 और 10 है, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, 20 20 40 10 50 10 60। करेक्ट आंसर इज वन। क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा क्या? सो इजी बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 23 में क्या कहा गया है कि अंक 45 36 83 में 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए। इसमें डबल 3 का यूज किया गया है, तभी अंतर आपसे पूछ रहा है। तो ये 3 एक यहाँ पे है, ये 3 एक यहाँ पे है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये 3 यहाँ पे है और ये 3 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो देंगे। ये 3 का वैल्यू इतना हुआ, और ये 3 यहाँ पे सिंगल है, इसका कोई अंक ही नहीं है, कोई जीरो नहीं। और ये दोनों के बीच में अंतर मतलब घटाओ, 3000 में 3 घटाइएगा 2997। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न की बात करें
ये अगला प्रश्न कहता है कि संख्या इतना में 4 तथा 7 का स्थानीय मानों का गुणनफल। अब यहाँ पे गुणनफल करना है और दशमलव में लिखा गया है, तो दशमलव वाला स्थानीय मान निकालने में यदि आपको दिक्कत हो जाता है तो घबराइए नहीं, सीखिए। यहाँ पे 4 का स्थानीय मान तो आप तुरंत निकाल देंगे, 4 लिखिएगा, 4 के आगे 2 अंक है, दशमलव के बाद नहीं जाना, दशमलव से पहले तक रहना है, 00। 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे, ठीक है, और बांटा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 ये कर लेंगे, ये इतना कर लेंगे आप। जब आप इतना कर लेंगे, इनके स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है, तो स्थानीय मान 400 अगुने 7/100, 00 से इसे काट के मल्टीप्लाई करके 28 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 3, ठीक ना। तो ऐसे निकालते हैं दशमलव वाला का योगफल। लास्ट मैथ का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा रीजनिंग का। लिखा गया कि 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। तो ये कोण तो अलग से ही पढ़ना है, लेकिन ये सो इजी प्रश्न है, तो बिना ट्रिक का भी ये बन जाएगा। कैसे बनेगा बिना ट्रिक फॉर्मूला का? ये घड़ी है, आप सभी को पता है, ये 12 बजता है, ये 6 बजता है, ये 3 बजता है, ये 9 बजता है। ये घड़ी की सुई का केंद्र होता है। आपको पता है कि अगर ये 9 बजेगा तो एक कांटा यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, और आप सभी को पता है कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है। करेक्ट आंसर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट, अब आ गया डियर रीजनिंग। रीजनिंग में लिखा गया है कि 26 से 27 तक सही जोड़ा आपको बताना है। क्या करना है? सही जोड़ा सहवाग क्रिकेट। सबको पता होना चाहिए कि सहवाग जो है क्रिकेट से खिलाड़ी है, सहवाग जो क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो गीता फोगाट जो किसका खिलाड़ी है? तो गीता फोगाट कुश्ती का खिलाड़ी है। याद रहेगा तभी मार पाएंगे, पता होगा आपको, इतना बात तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर दवा और खिलाड़ी के बदला में क्या लिखेंगे? अब यहां से रिलेट कीजिए, दवा कौन लिखता है? डॉक्टर। या डॉक्टर क्या लिखता है? दवा। खिलाड़ी क्या, खिलाड़ी क्या करता है? तो खेल खेलता है। आगे क्या खिलाड़ी अधिकारी निर्माता अभिनेता थोड़ी होगा, हो भी सकता है, लेकिन खिलाड़ी का मुख्य काम है खेल खेलना। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। अब ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन आगे दिया गया, तो घबराएंगे नहीं। देखिए लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्र ए और बी का अध्ययन करें। ए और बी का अध्ययन करना है और सी और डी से करें, ताकि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा उसको बताना है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लंबा लाइन है, तो लंबा लाइन है, जो इधर था वह इधर हो गया। अब कोई चीज आपको मैं बताए थे, कोई चीज इधर से अगर इधर हो जाए, सीधे दिशा ही बदल ले, तो समझ आइए वह 90 डिग्री चेंज हुआ है, 90 डिग्री चेंज हुआ है। ये इधर है फिर इधर आ गया, तो 90 डिग्री का चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे है, तो जहां भी ऑप्शन में होना चाहिए 90 डिग्री चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आगे लिखा गया, देखिए क्या 90 डिग्री यही ना चेंज हो रहा है? ये सब 90 डिग्री थोड़ी चेंज हो रहा है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला दिक्कत होगा तो बता देंगे, बताने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या लिखा गया है? यदि 6 + 3 = 18। बोले कि सर 6 + 3 18 कैसे होगा? होता है 12 - 2 = 6, 8 / 2 = 10, तो 8 - 2 / 3 लिखना है। अब यहाँ देखिएगा तो 6 व 3 रियल में 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 18 लिखा गया। इसका मतलब ये प्लस के साइन को गुना कर रहा है, गुना के रूप में यूज कर रहा है। 12 - 2 = 6, इसका मतलब ये माइनस की जगह पे डिवाइड का यूज कर रहा है। 8 / 2 = 10, यानी कि ये डिवाइड के जगह पे 5 का यूज कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 8 - 2 / 3। माइनस की जगह पे हमें क्या यूज करना है? डिवाइड। तो 8 / 2 कीजिए, और डिवाइड की जगह पे यूज कर सकते हैं प्लस। 8 / 2 करेंगे तो 4 + 2 6 नहीं होगा। करेक्ट आंसर ये नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, सो इजी बात है। बस 8 - 2, तो माइनस की जगह पे हमें डिवाइड करना है, तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4। भागा की जगह पे हम प्लस किए हैं तो प्लस कर दिए, यही ना। तो 4 प्लस सॉरी ये 4 + 2 बराबर हो जाएगा 6। करेक्ट आंसर इज 6 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे ना आप? कैसे करेंगे? 21 से 27 होता है तो +6 की वृद्धि, 27 से 32 हुआ +5 को, 32 से 36 +4। आपको लग नहीं रहा है कि पहले 6 बढ़ता है, फिर 5 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ता है, और फिर 3 बढ़ता है, तो हमको अब फिर 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो 39 से 2 कितना होता है? 41। करेक्ट आंसर इस 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है? इतना को पहला रविवार है, माने 1/12/1991, 1 दिसंबर 1991 को पहला रविवार है, तो दिसंबर 1991 का
चौथा मंगलवार कौन सा दिन का पड़ेगा? तो बस छोटी सी बात है, 1 तारीख को क्या है? संडे है। सबको पता है कि 2 तारीख को मंडे होना तय है और 3 तारीख को ट्यूसडे होना तय है। यहाँ पे हमको बताना है कि चौथा मंगलवार कब होगा। तो पहला जो मंगलवार पड़ेगा वह 3 तारीख को पड़ेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रत्येक 7 दिन बाद जब हम जाते हैं तो समान दिन आता है। 3 और 7 10 तारीख को भी मंगलवार होगा। फिर इसको 7 में जोड़ देंगे तो 17 तारीख को भी मंगलवार होगा। 17 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 24 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा मंगलवार आपसे पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कब पड़ रहा है? 24 तारीख को, यानी कि 24/12/1991 को चौथा मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार से। 5वां मंगलवार बोलता तो 24 में 7 जोड़ देते 31, ये भी मंगलवार ही आएगा 31 तारीख को, ये 5वां मंगलवार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है, पूछ दिया गया है 31/12/91, लेकिन पूछा नहीं गया है। हमको चौथा पूछा गया तो चौथा का आंसर दें, फालतू का 5वां का आंसर नहीं देंगे। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है? तो डियर प्रश्न में लिखा गया है कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा था? तो इजी बात है, सबसे पहला काम कि दिशा बना लीजिए। दिशा बनाने के लिए क्या करते हैं कि इधर आपको ईस्ट लिखना है, इधर वेस्ट लिखना है। आप कहीं भी देखिएगा एनालिसिस करके, यदि आप पूरब की तरफ खड़ा होते हैं तो आपका बायां हाथ उत्तर की तरफ, दाहिना दक्षिण की तरफ और पीठ पश्चिम की तरफ होता है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर यानी कि नॉर्थ, और ये दक्षिण यानी कि साउथ, ये हो जाएगा। और ये ऐसे कर दीजिए ताकि क्लियरली पता चले। बोला गया है कि संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। संजय जा कहाँ रहा है? ये केंद्र ही से ही जाता है आदमी, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के दिशा में जा रहा है। जब कोई आदमी ऐसे चलेगा तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इतना तो कन्फर्म है। तो पूछा है वह अचानक 90 डिग्री दाहिना मुड़ गया। अचानक से अगर 90 डिग्री दाहिना मुड़ गया तो ये यहाँ है, अगर यहाँ पे आता तो यह 45 डिग्री मुड़ता, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री मुड़ जाएगा। जब यहाँ पे संजय आ जाएगा तो सोचिए ये SW का मतलब साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये लिखा गया है आपके सामने 33। प्रश्न संख्या 33 में क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 33 कहता है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। मस्तिष्क, फेफड़ा, शरीर। तो शरीर के अंदर मस्तिष्क और फेफड़ा अलग अलग या एक जगह है? कभी भी एक जगह नहीं हो सकता है। फेफड़ा मस्तिष्क अलग अलग है, शरीर के अंदर हुआ ये। इसका मतलब हुआ कि 12 सा एक शरीर का फिगर होना चाहिए डायग्राम, और इसके अंदर ये फेफड़ा और ये मस्तिष्क अलग अलग हो गया। ये सब नहीं हो सकता है। देखिए फेफड़ा मस्तिष्क कभी भी अटैच है नहीं ना है, क्या तीनों अटैच है? बॉडी के अंदर तीनों तो अटैच है, लेकिन ये फेफड़ा किसी को भी तो मान सकते हैं, फेफड़ा और यहाँ पे मस्तिष्क भी मान सकते थे। तो क्या फेफड़ा मस्तिष्क एक दूसरे में अटैच है? नहीं अटैच है, तो गलत हो जाएगा। ये सही जवाब ये होगा। अगर आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती है तो डाउट पूछना नहीं भूलेंगे। डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम चैनल रवीन की पाठशाला और व्हाट्सएप पे पूछना है तो 7763023405 पर आप पूछ लेंगे डाउट, किसी प्रकार की समस्या को बता देंगे। होगा वैसे तो एक बार चैप्टर को हम रटा देंगे, आपको शॉर्टकट में बढ़िया समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो चैप्टर में दिक्कत होगा उसका बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रिंज को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को तो आप मुझे कर सकते हैं जब आपको ABCD का अल्फाबेट का नंबरिंग याद है कि कौन किस नंबर पे आता है, तब मुझे कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए FRINGE। इसके नीचे कोडिंग लिखिए HTKRKI, ये कोडिंग हो गया। अगर आपको इसका अल्फाबेट का लेटर उल्टा या उल्टा याद नहीं है तो आप हमें बताइए। आप वीडियो अगर खोजेंगे अपने चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, रिसेंटली वीडियो ही अल्फाबेट का। यदि वो वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो F का मान 6 होता है, R का मान 18 होता है, सबको पता है। I 9 होता है, N 14 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, H 8 होता है, T 20 होता है, K 11 होता है, R 18 होता है, K 11 होता है, I 9 होता है। लगातार लिख लीजिए, आपको याद भी हो सकता है, होगा ही याद। देखिएगा तो 6 से 8 2 की वृद्धि, 18 से 20 2 का वृद्धि, 9 से 11 2 का वृद्धि। अब देखिएगा तो 14 से 18 4 का वृद्धि, 4 का वृद्धि, 4 का वृद्धि। मतलब ये पूरे 6 लीटर में आधा में 2 का वृद्धि और आधा में 4 का वृद्धि। तो यहाँ W से स्टार्ट है। W का मतलब कितना होता है डियर? तो W का मतलब होता है 23।
23, और 23 से हमको पहले 2 आगे जाना है। 23 और 2 25, 25 का मतलब वाई होता है, स्टार्टिंग वाई से होना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन 3 वाई से स्टार्टिंग है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करना है। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और ये जो प्रश्न है डिक्शनरी संबंधित है। यदि आपको ये पता है डिक्शनरी के मामले में तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, और नहीं समझेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। जब आप डिक्शनरी उलटिएगा तो ये 5 वर्ड में से पहले कौन वर्ड आएगा, फिर कौन वर्ड आएगा, फिर कौन वर्ड आएगा, और लास्ट में कौन वर्ड आएगा, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे आसान भाषा में जो समान रहेगा उसको काट दीजिए। पहला लेटर से हम फैसला नहीं कर सकते, अगर हम दूसरा लेटर से फैसला करने के लिए भी रहेंगे, ओ आता है, आर आता है, आई आता है, ओ आता है, आर आता है, ओ आर आई में सबसे पहले कौन आता है, तो आई वाला आता है, तो दूसरा लेटर में आई वाला आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ये हो गया टेंशन से मुक्त। अब बच गया ओ आर, ओ आर, ओ और आर में सबसे पहले कौन आता है, ओ वाला आता है, तो ये ओ है, ये ओ है, ये दोनों में से किसी एक को पहले रखना पड़ेगा। किस आधार पे रखेंगे, दूसरा काट दीजिए क्योंकि समान है। तीसरा में यहाँ पे ओ है और यहाँ पे डब्लू है, पहले तो ओ वाला ही आएगा, डब्लू वाला तो नहीं आएगा, तो ये आ गया कै नंबर पे, 1 है, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे, और ये ऑटोमेटिक है 3 नंबर पे। अब यहाँ से आर वाला आना चाहिए, तो दूसरा पे आर है तो दूसरा से फैसला नहीं कर सकते, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, तो पहले तो ए वाला आना चाहिए, तो 1 2 3 हो गया है, तो अब क्या होना चाहिए 4, और लास्ट में ये बच जाएगा 5। मतलब कि 1 नंबर पे ऑप्शन 5 होना चाहिए, तो 5 से शुरुआत तो सब में है, और सबसे लास्ट में ऑप्शन 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 ये नहीं है, लास्ट में इसमें है, और 2 नंबर पे 1 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर पे, ये करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसमें बताना है आपको वर्ग गिनकर कि कितना वर्ग है, बताइए। तो क्या इसको गिन पाएंगे आप कि इसमें कितना वर्ग है? देखिए सो इजी एंड क्यूट प्रश्न है। अगर आप यहाँ सिंपल गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 सिंपल हो गया। अगर ये लंबा लंबा वाला को गिनिएगा, 5 1 6, 6 1 7, सॉरी 6 7 8 आई 9 हो गया। अब अगर और गिनती करने का स्टार्ट कीजिएगा तो इसमें और है 9, और यहां से लेकर यहां तक को भी तो एक हम बोल सकते हैं आयत, 10 हो गया। यहां से लेकर यहां तक भी तो बोल सकते हैं 11 हो गया। अब एक हम पूरा वो भी तो लेकर हम एक बोल सकते हैं 12, मतलब कुल आयत की संख्या हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, अब खत्म ही होने वाला है, घबराइए नहीं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्रश्न में दिया गया है यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब देखिए यहाँ पे आईना में क्या होता है, जब आईना लीजिएगा आप तो आईना के सामने खड़ा होइएगा तो आपको पहले पेट दिखाई देगा, उसमें फिर पीछे पेट दिखाई देगा। कोई बात है, जो फ्रंट में वो फ्रंट में रहना चाहिए, और लेफ्ट वाला चीज राइट में, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट राइट का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्लैक वाला है ये पहले ब्लैक वाला इधर बनेगा। अगर ये हम बॉक्स बनाते हैं, क्या यह बॉक्स आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या यह बॉक्स आपको दिख रहा है? अगर यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं और बी इस बॉक्स के अंदर ये ऐसे बांटा गया है, और ऐसे बांटने पे आपको ये बताना है कि ये वाला तो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये ऐसे करके ये रंगा हुआ होना चाहिए। तो इधर से फर्स्ट कॉर्नर में रंगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, ये रंगा हुआ है नहीं है, ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, करेक्ट हो गया ऑप्शन 4। आगे चेक नहीं करना है। नेक्स्ट डियर ये रहा आपके सामने प्रश्न, बस 2 प्रश्न और है। प्रश्न में लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। विषम मतलब सबसे हटके। 13 से 171 होने का क्या मतलब बनता है? 13 से 171 होने का क्या मतलब बनता है कि हम कर सकते हैं 13 से 171 लाने के लिए 13 का स्क्वायर प्लस में 2, 169 और 2 171 आ जाएगा। अगर फिर 11 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ये बीच में माइनस नहीं, डैश का चिन्ह। ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये 27 आ जाएगा। लेकिन 7 का स्क्वायर प्लस हम 2 जोड़ेंगे तो 51 आता है, ये 53 नहीं आता, ये गलत हो गया। ये सबसे विषम, करेक्ट आंसर 4। अब देखिए डियर अगला प्रश्न में क्या लिखा गया। तो अगला प्रश्न में लिखा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इजी बात है, ये जो बीच में और बीच में यहाँ प्रश्नवाचक है तो बीच वाला पर फोकस कीजिए।
आखिरकार ये 39 आया कैसे होगा? 39 लाने का बहुत तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 30, 4 6 12, 30 12 32, नहीं ना हुआ तो सामने सामने नहीं जोड़ सकते हैं। 6 6 24, 5 3 15, जोड़ के आ जाएगा। यही कंडीशन इस पर भी लागू होना चाहिए। 7 दूना 14, 5 या 40 आ जाता है जोड़ के, बिल्कुल आ जाता है। तो बस हो गया ना, 4 3 12, 8 7 56, 56 और 12 बताइए जोड़ के 68 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लेंगे ये सब। अब देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया लास्ट प्रश्न में? वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसी में से आपको अक्षर लेना है और इसमें से एक ऐसा वर्ड होगा जो इस अक्षर से नहीं बनेगा। तो देखिएगा तो रैन, क्या रैन बनेगा? तो आ रहा है यहाँ पे, ए का भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आई का भी यूज कर सकते हैं, इनका भी रैन बन जाएगा और रैन का चैन मिल गया। अब रैन के बाद केयर को चेक कीजिए, केयर बनेगा कि नहीं। तो केयर में सी का जरूरी है और सी कहीं पे नहीं नजर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, सी यहाँ पे है, ए भी है, आर भी है और ई कहीं पे नजर आ रहा है क्या? ई इसमें कहीं पे नहीं है, ये कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब इस वर्ड को हम नहीं बना सकते, यही गलत। बोले कि सर ये आगे चेक करके बताइए कैसे बनेगा सर। लीजिए, सी से सी मिल गया, ओ से ओ मिल गया, आई से आई मिल गया, आर से आर मिल जाता है। इसको मिलाइएगा तो टी से टी मिल जाएगा, आर से आर मिल जाएगा, ए से ए मिल जाएगा, आई से आई, एन से एन मिल जाएगा सब। ये नहीं मिलेगा तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका बुक का लास्ट प्रश्न। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक का होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा वीडियो देख के क्या प्रैक्टिस करेंगे? एक बार वीडियो देख लिए, सीख गए, तो अब बुक से प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे इस बुक को खत्म करने के बाद हम आगे भी कोई दूसरा पब्लिकेशन कराएंगे जो आप लोगों का डिमांड होगा। इतना धुआंधार प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये एक भी प्रश्न मैथ रीजनिंग में छूटेगा ना। तो डियर, कैसा लगा आपको वीडियो सोल्यूशन? अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज फैला दीजिए दहशत। आपने ही पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए। साथ में अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको। कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आपको करना क्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे भी क्लिक करके जुड़ जाएंगे या आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर रविंद्र की पाठशाला। और मुझे अगर व्हाट्सअप करने का मन करे, कोई डाउट, तो आप नंबर लिख लीजिए 7763023405। पढ़ाई लिखाई संबंधित, मैथ रीजनिंग संबंधित कोई भी समस्या है आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो डियर, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो जल्द ही ये सेट खत्म करके हम दूसरा बुक भी उठा लेंगे दूसरे पब्लिकेशन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।